Good afternoon, everyone. I'll be discussing the history section of प्रयास टेस्ट सीरीज। तो जो प्रयास टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है उसमें जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं उनकी चर्चा मैं करूंगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का प्रयास टेस्ट सीरीज में वो ये है कि विथ रेफरेंस टू द 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनके रेफरेंस में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिया हुआ है और इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इन दीज महाजनपद द कैपिटल ऑफ अंगा वाज चंपा और मालिनी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 16 महाजनपद थे और जो 6th सेंचुरी बीसी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो वैदिक एज के बाद आपका महाजनपद फेज स्टार्ट होता है और गौतम बुद्ध और वर्धमाना महावीरा ये भी इसी काल में 6th सेंचुरी बीसी में यहाँ पे हैं, मतलब अर्थ पे। और उस 16 महाजनपद में से एक महाजनपद अंगा भी हुआ करता था। और इसमें पूछा गया है कि क्या अंगा का राजधानी चंपा या मालिनी था। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अंगा की कैपिटल जो थी वो चंपा थी और अंगा जो था महाजनपद वो आपको भागलपुर का जो एरिया था, भागलपुर और मुंगेर का एरिया था, उस एरिया के महाजनपद को अंगा कहते थे। तो अंगा महाजनपद का राजधानी जो था वो चंपा था। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और दूसरा क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट कि जो माला महाजनपद था, एक और महाजनपद है और टुगेदर 16 महाजनपद हैं, इनफैक्ट मगध भी एक महाजनपद था। तो इस क्वेश्चन में अंगा और माला महाजनपद से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि जो माला महाजनपद था इट वॉज सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ देवरिया जनपद। जो माला महाजनपद था वो देवरिया जनपद के आसपास में स्थित था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। जो माला महाजनपद है वो बेसिकली आज के दिन के जो गोरखपुर के जो एरिया है वहाँ पे माला महाजनपद हुआ करता था। तो गोरखपुर का एरिया है, देवरिया भी यूपी में है, तो गोरखपुर में जो माला महाजनपद था वो देवरिया महाजनपद के बगल में होगा कि नहीं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 सही है वह, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी योर डी। तो फर्स्ट का जो 76 का जो आंसर है वो है डी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 77 वो कुंवर सिंह जी से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रयास टेस्ट सीरीज में आया हुआ है कि कुंवर सिंह जो थे वो राजपूत के किस कुल से बिलोंग करते थे। विच कुंवर सिंह बिलोंग टू विच क्लैन ऑफ राजपूत्स। और आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हैं परमार, चौहान, तोमर और मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगेन कुंवर सिंह जी जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, और अगर आप बीपीएससी लिख रहे हैं तो कुंवर सिंह का नाम 1857 की क्रांति रिवोल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएटेड है। और ये आपको पता भी होगा कि उन्होंने आरा से रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। अब जो ये टर्म है बिलोंग टू विच क्लैन ऑफ राजपूत्स, तो राजपूत शब्द जो है वो सबसे पहले इतिहास में हमें 9th और 10th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और राजपूत्स जो थे ओरिजिनली दे वेयर द फ्यूडिटरी ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर। तो प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में है कि हर्षवर्धन का डेथ होता है। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से 647, 606 टू 647 एडी। और हर्षवर्धन के डेथ के बाद जो पश्चिमी भारत होता है, जो वेस्टर्न इंडिया होता है, वहाँ पे आपको राजपूत स्टेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो राजपूत्स जो थे पहले वो गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर के फ्यूडिटरी हुआ करते थे और बाद में गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर के टूटने के बाद जो उनके फ्यूडिटरी राजपूत्स थे वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाने लगते हैं। और इस कड़ी में 4 इंपॉर्टेंट राजपूत क्लैंस का जिक्र है जो इंडिपेंडेंट हुए और जिन्होंने अपने लिए सेपरेट किंगडम बनाई। पहला जो है क्लैन ऑफ राजपूत्स वो हैं चौहान्स, दूसरे हुए परमार्स, तीसरे हुए तोमर्स, चौथे हुए गहादवालास। तो इसमें जो कुंवर सिंह का नाम है तो कुंवर सिंह जो है वो परमार कुल ऑफ राजपूत से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, आंसर जो होगा 77 का कि कुंवर सिंह बिलोंग टू विच क्लैन ऑफ राजपूत्स, इट वुड बी परमार एंड ए वुड बी योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं प्रयास टेस्ट सीरीज के हिस्ट्री में, ये असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है।
तो देखिए, असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट होता है और रीजन मतलब आप जानते हैं कारण। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि देखिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं। एक तो केस ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही हो, लेकिन इसका जवाब जो है ये रीजन ना हो सकता है असर्शन और रीजन दोनों इंडिपेंडेंट हो। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, असर्शन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मगध इज कंसीडर्ड अनहोली इन वैदिक लिटरेचर, मगध को वैदिक लिटरेचर में अनहोली, अपवित्र माना गया है, सही या गलत? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट सही इसीलिए है क्योंकि वैदिक पीरियड अगर आप पढ़िएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वैदिक एज जो है उसका टाइम पीरियड आपका है 1500 बीसी से 500 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चला है। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक फेज जो कि वैदिक काल का सबसे पहला फेज है, और दूसरा है लैटर वैदिक फेज। ठीक है, जो ऋग वैदिक फेज जो है उसका टाइम पीरियड आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है, और लैटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1000 बीसी से 500 बीसी है। अब इसमें जो 1000 बीसी का जो बाउंड्री एरिया है ये है आयरन एज। आयरन एज कहने का मतलब कि भारत में लोहे का आविष्कार 1000 बीसी में हुआ है। तो 1000 बीसी तक आते आते ऋग वैदिक काल जो था, जो कि वैदिक काल का सबसे पहला चरण जो फर्स्ट फेज है, वो 1000 बीसी तक आते आते खत्म हो जाएगा। तो ऋग वैदिक फेज तक लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था। और जो अभी मगध का क्षेत्र है वो ऋग वैदिक फेज में यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मॉनसून का इफेक्ट रहेगा, और मॉनसून के इफेक्ट की वजह से जो मगध का एरिया है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, और रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से ये वाला क्षेत्र जो होगा उसमें काफ़ी घने जंगल होंगे। अब लोहे का आविष्कार ऋग वैदिक फेज तक हुआ नहीं है, और कॉपर जो टूल्स, जो कॉपर का इस्तेमाल ऋग वैदिक आर्यंस करते थे, उन तांबे के हथियारों से, तांबे के औजारों से मगध और पूर्वी क्षेत्र के जो एरिया हैं उन जंगलों को काटा नहीं जा पाता था। और इसीलिए ऋग वैदिक फेज में मगध का क्षेत्र जो है इट वाज अ डेंस फॉरेस्ट। बाद में 1000 बीसी के बाद जब आयरन की डिस्कवरी हुई, और आयरन के डिस्कवरी होने की वजह से जब लोहे के औजार बनने लगे, तो लोहे के औजार की वजह से इन मगध के घने जंगलों को काटना आसान हुआ। और लैटर वैदिक फेज में हम लोग देखते हैं कि मगध का एरिया जो था इट वाज स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलेटेड। नाउ जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणास थे, जो ऋग वैदिक ब्राह्मणास थे, उनका यह मानना था कि मगध के क्षेत्र में जो आर्यंस हैं वो बाद में आए हैं, और इसीलिए मगध के क्षेत्र को वो लोग कहते थे लैंड ऑफ कीर्तास, कीर्तों का क्षेत्र, कीर्ता, क्योंकि यहाँ जो आर्यंस है वो ऋग वैदिक आर्यंस के हिसाब से वो लोग प्योर आर्यंस नहीं है, वो लोग बाद में आए हैं। और यही आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मगध इज कंसीडर्ड अनहोली, अपवित्र इन वैदिक लिटरेचर। मगध को वैदिक लिटरेचर में अनहोली माना गया है, सही या गलत? तो जैसा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि मगध को लैंड ऑफ कीर्तास माना जाता था। और क्यों लैंड ऑफ कीर्तास माना जाता था? क्योंकि मगध का क्षेत्र जो है वो लैटर वैदिक एज में बसा है, आयरन के आने की बाद में, और इसलिए लैटर वेदास में हम लोगों को विदेहा का जिक्र देखने को मिलता है। विदेहा मतलब नॉर्थ बिहार। तो विदेहा का क्षेत्र जो है वो ऋग्वेद में मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड तक मगध के घने जंगलों को काटा नहीं गया था। लैटर वैदिक फेज में लोहे के आविष्कार होने की वजह से मगध के क्षेत्र को काटा गया, और इसीलिए नॉर्थ बिहार का पहला उल्लेख हमें लैटर वेदास में देखने को मिलता है। और ऋग्वैदिक जो ब्राह्मण थे वो मगध के क्षेत्र को इम्प्योर लैंड मानते थे। तो पहला स्टेटमेंट आपको सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द महाजनपद, सभी महाजनपदों में से मगध सबसे सर्वशक्तिशाली था। यह सही स्टेटमेंट है कि गलत? तो यह सही स्टेटमेंट है। तो 6th सेंचुरी बीसी में ऑल टुगेदर 16 महाजनपद हुए थे, और उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहां देखिए, पहला स्टेटमेंट का कारण दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। कहने का मतलब कि मगध को अपवित्र माना गया है वैदिक लिटरेचर में, यह सही स्टेटमेंट है। लेकिन उसका कारण क्या था कि घने जंगलों का होना ऋग्वैदिक पीरियड में, है ना जी। लेकिन वो वाला स्टेटमेंट यहां नहीं दिया हुआ है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इंडिपेंडेंट है, इसको पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मगध को सब शक्तिशाली महाजनपदों में माना जाता था।
तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ए भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए और आर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब इसमें देखिए कोड में पूछ रहा है ए टिक कीजिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट। अगर ए और आर सही हो और ए जो है वो आर का एक्सप्लेनेशन हो, और हमने देखा है कि ये दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से स्टेटमेंट रिलेटेड है नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए और आर सही हो लेकिन आर जो हो वो ए का सही एक्सप्लेनेशन ना हो। तीसरा है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने देखा है दोनों स्टेटमेंट सही है। चौथा ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसमें देखिए क्या है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका स्टेटमेंट जो होगा, आंसर जो होगा वो होगा बी। तो 79 का जो आंसर है वो है आपका बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ के पहले वाइस चांसलर कौन थे? अब बिहार विद्यापीठ जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी का था, असहयोग आंदोलन, उससे संबंधित है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया गया था, 1 अगस्त 1920 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, जैसे कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, वो एक कंपोनेंट था। टैक्सेस को रोक देना, विथहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस, वो भी एक कंपोनेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अल्कोहल का बॉयकॉट करना, वो भी एक कंपोनेंट था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा 3, 4, 6, 7 कंपोनेंट थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना, टाइटल्स को सरेंडर करना, जो फॉरेन एजुकेशन है, जो विदेशी शिक्षा है, उसका बहिष्कार करना, और साथ ही साथ राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के 7 से 8 कंपोनेंट्स थे। उनमें से एक कंपोनेंट जो था वो था बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, विदेशी शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार। और उसी के अंतर्गत जब बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और बिहार के जब नेताओं ने, जैसे कि उसमें प्रमुख नाम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी आता है, श्री कृष्ण सिन्हा जी का भी आता है, इन लोगों ने, मजहरुल हक का भी आता है, इन लोगों ने जब स्टूडेंट्स लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से बॉयकॉट कराया, तो उनके पढ़ाई के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान राष्ट्रवादी शैक्षणिक संस्थानों का भी एस्टैब्लिशमेंट कराया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जहां एक तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कराया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे थे जो कि नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी शिक्षा लोगों को दे सके। और उसी कड़ी में बिहार विद्यापीठ को 1921 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो बिहार विद्यापीठ को कब एस्टैब्लिश किया गया है? 1921 में। और किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ को एस्टैब्लिश किया गया है? सो योर आंसर वुड बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये जो बिहार विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ को एस्टैब्लिश किया गया था पटना में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी, वो जब पटना दौरा कर रहे थे तब उन्होंने एस्टैब्लिश की थी बिहार विद्यापीठ को। और इस बिहार विद्यापीठ को बनवाने में मजहरुल हक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार हिस्ट्री में, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में और खासकर नेशनल मूवमेंट में मजहरुल हक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और मजहरुल हक पटना के ही थे। मजहरुल हक लॉयर थे बाय प्रोफेशन। मजहरुल हक ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा प्रमोट किया। और इनफैक्ट एक किताब आई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, उस किताब का नाम था इंडिया डिवाइडेड। तो उस इंडिया डिवाइडेड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मजहरुल हक का जिक्र भी किया है। तो हो सकता है बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इंडिया डिवाइडेड बुक में उन्होंने किसका जिक्र किया है? तो मजहरुल हक का। तो बहरहाल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि बिहार विद्यापीठ 1921 में बनी है और बिहार विद्यापीठ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बनाई गई थी पटना में महात्मा गांधी के द्वारा। और इस बिहार विद्यापीठ को बनवाने में मजहरुल हक का काफ़ी ज़्यादा योगदान था और इसलिए मजहरुल हक को पहला चांसलर बिहार विद्यापीठ का बनाया गया था। तो बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर थे मजहरुल हक। लेकिन सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, वो पूछ रहा है वाइस चांसलर का
कि वाइस चांसलर कौन थे बिहार विद्यापीठ के। तो यहां पे देखिए ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, तो आपका जो सही आंसर है वो है ब्रजकिशोर प्रसाद, क्योंकि मौलाना मजहरुल हक जो थे वो पहले चांसलर थे, क्वेश्चन पूछ रहा है वाइस चांसलर। राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार विद्यापीठ के चांसलर और वाइस चांसलर नहीं है। कुंवर सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंवर सिंह जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इस सवाल से इरिलेवेंट है, क्योंकि कुंवर सिंह रिवोल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएटेड है और बात हो रही है 1921 की। तो कुंवर सिंह ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद खत्म हो जाएंगे, मौलाना मजहरुल हक चांसलर थे इसलिए ये खत्म हो जाएंगे। योर करेक्ट आंसर वुड बी बृजकिशोर प्रसाद। अगेन बृजकिशोर प्रसाद इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिगार्डिंग नेशनल मूवमेंट इन बिहार। महात्मा गांधी के साथ ये चंपारण सत्याग्रह में काफी सक्रिय थे बृजकिशोर प्रसाद जी। तो ये है आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विद्यापीठ के पहले वाइस चांसलर कौन हुए। तो बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर हुए बृजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि विच ऑफ द प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस passed resolution on 28 August 1920 to support non-cooperation movement। असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए इनमें से कौन सी प्रांतीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ने पहली बार प्रस्ताव पास किया। और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बंगाल, सेकंड दिया हुआ है बिहार, थर्ड दिया हुआ है यूनाइटेड प्रोविंस, फोर्थ दिया हुआ है सेंट्रल प्रोविंस। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे आपको पता है कि 1920 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा स्वराज के प्रश्न को लेके। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो फेमस स्लोगन है, और ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान फेमस स्लोगन कौन सा था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो फेमस स्लोगन है वो है स्वराज इन अ ईयर, एक साल में स्वराज मिलेगा, ये गांधी जी का नारा था। तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए हैं, 2 सेशन हुए हैं। हर एक साल कांग्रेस दिसंबर के महीने में एक अपना एनुअल सेशन करती थी, और जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते थे तो कांग्रेस फिर एक साल में 2 सेशन भी करती थी। चूंकि 1920 का जो ईयर है वो आंदोलन का ईयर है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ईयर है, तो 1920 में भी कांग्रेस ने 2 अधिवेशन किया है। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का सेशन 1920 में 2 जगह है। पहला सेशन जो कांग्रेस का है 1920 का वो है कलकत्ता में, और जो दूसरा सेशन है कांग्रेस का वो है 1920 में नागपुर में। तो 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए हैं, कलकत्ता और नागपुर। कलकत्ता सेशन जो हुआ है कांग्रेस का 1920 में, इसमें कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस जो है वो असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करती है। वो किस सेशन में हुआ है? तो कलकत्ता सेशन में। और जो नागपुर सेशन है कांग्रेस का 1920 में, नागपुर सेशन में जो गांधी जी हैं इन्होंने कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव इंट्रोड्यूस किए हैं। इनफैक्ट अगर आप मेंस लिखिएगा तो मेंस में क्वेश्चन आता भी है कि डिस्कस द चेंजेस रिलेटेड टू द नागपुर कॉन्फ्रेंस ऑफ 1920। तो 1920 में जो नागपुर में जो सेशन होगा वो फेमस है, वो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने इस सेशन में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाए थे। और ये जो बदलाव लाए गए थे चेंजेस नागपुर सेशन में, ये लाया गया था कांग्रेस के गोल में, कांग्रेस के लक्ष्य में, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस के संगठन में। और कांग्रेस के संगठन में नागपुर सेशन में बदलाव ये लाया गया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की गई थी कि जो डे टू डे कांग्रेस के एक्शंस को गाइड कर सके। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना इनमें से किस अधिवेशन में, किस सेशन में की गई थी? तो आपके आंसर हो जाएंगे नागपुर सेशन में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो तीसरा बदलाव ये था कि जो मेंबरशिप फी था कांग्रेस का, सदस्यता फीस, वो भी रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था। तो ये 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उससे जुड़े 2 सेशन से इंपॉर्टेंट घटना है। अब सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसने 28 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास किया था। नागपुर का सेशन तो होगा नहीं, तो इसमें देखिए बंगाल है, ऑप्शन दिया हुआ बिहार, यूपी और सेंट्रल प्रोविंसेस। आपके सही आंसर होंगे बिहार। बिहार में जो जगह है भागलपुर, भागलपुर में 28 अगस्त 1920 में एक अधिवेशन बुलाया गया था
और ये जो बिहार में भागलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जा रहा है कांग्रेस के प्रोविंशियल लीडर्स के द्वारा, वो कलकत्ता और नागपुर सेशन के बीच में हुआ था, ठीक है। और भागलपुर सेशन में ये पहली बार इस रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को पास किया गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। तो आपके जो आंसर हैं इसमें वो होंगे आपके बिहार। तो इनमें से कौन सा प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसने 28 अगस्त 1920 में एनसीएम के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास किया? सो योर आंसर वुड बी बिहार। अब ये जो सेशन भागलपुर में हो रहा था, इस सेशन में जो रेजोल्यूशन पास किया गया है ये वाला नॉन कोऑपरेशन का, वो पास किया गया है धरीनेन्द्र जी के द्वारा, और धरीनेन्द्र जी दरभंगा के थे। तो ये है आपका 81 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? अगेन मेडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, तुगलक डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? तो तुगलक डायनेस्टी जो है आपको दिल्ली सल्तनत जो चैप्टर है मेडिवल हिस्ट्री में उसमें पढ़ना है। और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को जो डायनेस्टीज पढ़नी होती है वो है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजीज हैं, खिलजीज के बाद तुगलक्स हैं, जहां से ये क्वेश्चन पूछा है, तुगलक के बाद सैयद हैं, सैयद के बाद लोदी हैं, लोदी। तो ये जो 5 डायनेस्टी है ये दिल्ली सल्तनत को बनाती है, और लोदी के बाद फिर मुगल्स आ जाएंगे जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से 1320 है। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से 1414 है। तुगलक डायनेस्टी जो है वो खिलजी के बाद आएगी, तुगलक का टाइम पीरियड 1414 टू 1451 है। और लोदी जो है उनका टाइम पीरियड 1451 टू 1526 है, 1451 से 1526। और लोदीज के बाद फिर मुगल से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर कौन है, और आपके आंसर हैं गियाजुद्दीन तुगलक, ठीक है। गियाजुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से 1325, 1320 टू 1325। 5 साल तक गियाजुद्दीन तुगलक जो थे वो रूलर रह पाए थे। अब हुआ ये था कि जो गियाजुद्दीन तुगलक थे वो खिलजियों के आर्मी में ऑफिसर थे। खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया है जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी के अंकल ने। और जब जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रेन चल रहा था तो गियाजुद्दीन तुगलक हैड ज्वाइंड द खिलजी आर्मी, और धीरे धीरे अपनी मेरिट के आधार पे गियाजुद्दीन तुगलक खिलजी आर्मी में ऊपर उठता चला गया। इनफैक्ट जब खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है, खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होगा, उस टाइम तक आते आते जो गियाजुद्दीन तुगलक होंगे, गियाजुद्दीन तुगलक वुड बी द गवर्नर ऑफ दीपालपुर, ठीक है। और खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर है वो है आपका खुसरो खान। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी है, मुबारक शाह खिलजी का मर्डर हो जाएगा, और मुबारक शाह खिलजी को मर्डर करके खुसरो खान जो होगा वो खिलजी रूलर बनेगा। तो जब खुसरो खान खिलजी डायनेस्टी का किंग हुआ करता था उस समय गियाजुद्दीन तुगलक कहाँ के गवर्नर थे? दीपालपुर के। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सुल्तान बनने से पहले गियाजुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो ही वॉज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर, एंड गियाजुद्दीन तुगलक वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट खुसरो खान एज द सुल्तान। और इसीलिए गियाजुद्दीन तुगलक क्या करेगा कि अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खान भी है, मोहम्मद बिन तुगलक के हेल्प से क्या करेगा कि खुसरो खान को गद्दी से हटा देगा, और तुगलक डायनेस्टी जो होगा उसकी फॉर्मेशन, उसकी नींव रखेगा। तो तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर है गियाजुद्दीन तुगलक। गियाजुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है 1320 से 25, और बादशाह बनने से पहले गियाजुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर। दीपालपुर आपका अभी के पाकिस्तान के पंजाब में है। एक क्वेश्चन गियाजुद्दीन तुगलक से रिलेटेड ये भी आता है कि गियाजुद्दीन तुगलक का डेथ भी थोड़ा सा फनी था। हुआ ये था कि गियाजुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से आ रहे था, और गियाजुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान से आ रहा था तो अपने पिता के, अपने फादर के वेलकमिंग के लिए जो इनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने काफ़ी एक विशाल टेंट, तंबू जो होता है विशाल टेंट बनवाया था। और गियाजुद्दीन तुगलक बंगाल से बहुत सारे हाथियों को भी लेकर आ रहे थे। तो जब वो हाथी और गियाजुद्दीन तुगलक उस टेंट पे पहुंचे तो वो टेंट काफ़ी जल्दबाजी में बनाया गया था, जिसकी वजह से जो मिट्टी की नमी थी वो बरकरार थी, और जो टेंट था वो ज़्यादा आपको ड्यूरेबल था नहीं, और हाथियों के थंपिंग की वजह से, हाथियों के थंप की वजह से जो मिट्टी थी वो लूज़ हो गई, वो टेंट गिर गया और गियाजुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई।
तो गियाजुद्दीन तुगलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से वो कौन सा सुल्तान था जिसकी डेथ टेंट के गिरने की वजह से हुई थी। अगेन इट वुड बी व्हाट, गियाजुद्दीन तुगलक। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 82 कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, गियाजुद्दीन तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की एक डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत इज ऑल टुगेदर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डायनेस्टीज और ये 5 डायनेस्टी के टाइम पीरियड है। So we will look at the other question. The other question is, who among the following demanded a separate Bihar province in 906 AD? इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथक सेपरेट बिहार की बात की थी? और आपका आंसर है राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड योर आंसर वुड बी मोर देन वन ऑफ द अबव। इनफैक्ट ये तीनों नाम एसोसिएटेड हैं बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने के स्ट्रगल से। अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1906 में 1906 में पटना में बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने के संदर्भ में यूथ कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूथ कॉन्फ्रेंस मतलब जो युवा होंगे, युवा लोगों को संगठित किया जाएगा पटना में 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और ये डिमांड रखी जाएगी कि भाई बिहार को एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। तो पहला जो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाने की मुहिम में संबंधित हैं, और इसलिए पहला नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही हुआ। सेकंड नाम जो है महेश नारायण। महेश नारायण जो है वो बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं। बिहार टाइम्स अगेन एक काफ़ी महत्वपूर्ण अखबार है आपके बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। बिहार टाइम्स जो पेपर था, एक तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि बिहार टाइम्स 1894 में स्टार्ट हुआ था। तो एक हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन आपको जो ईयर वाला क्वेश्चन होता है वहाँ से पूछ दे कि बिहार टाइम्स अखबार कब स्टार्ट हुआ, तो 1894 में। और बिहार टाइम्स पेपर स्टार्ट किया गया था बाय सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो तीसरा नाम आपको देखने में मिल रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी सही हो जाएंगे क्योंकि वो बिहार टाइम्स से एसोसिएटेड हैं। और बिहार टाइम्स बिहार की पहली अखबार है, पहली अखबार जिसने बिहार को एक पृथक राज्य सेपरेट स्टेट बनाने का डिमांड रखा था। तो इस अखबार को चला रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और यह अखबार किस मुहिम के तले चल रही है? तो इस अखबार का मुहिम कैंपेन क्या है? बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाना बंगाल से। तो ये वाला नाम जो होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी सही हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भी सही है। महेश नारायण जो थे वो इस अखबार के एडिटर थे, तो महेश नारायण का नाम भी सही है, और इसलिए आपके ऑप्शन जो होंगे इनमें से सारे हैं डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात चल क्यों रही थी? बिहार जो था वो बंगाल का पार्ट हुआ करता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अभी के दिनों में जो झारखंड है, ये सारे मिला के बंगाल हुआ करते थे। और जो बिहार का एरिया था वो काफ़ी निगलेक्टेड स्टेट में था। जो बंगालीज थे, जो बंगाल की पॉपुलेशन थी, उनका एक ही मनसा बिहार के भूमि से रहता था, वो था लैंड रेवेन्यू। तो अभी जो मॉडर्न डे बिहार है, वहाँ से बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी यहाँ के किसानों से, और जो लैंड रेवेन्यू, जो भूमि कर जो सरकार कलेक्ट करती थी बिहार के किसानों से, उस लैंड रेवेन्यू का एक छोटा हिस्सा भी बिहार के डेवलपमेंट में, बिहार के विकास में खर्च नहीं किया जाता था। वो सारे पैसे को बंगाल के डेवलपमेंट में लगाया जाता था, जिसकी वजह से बिहार का जो क्षेत्र था, बिहार का जो एरिया था, वो अंडर डेवलप हुए जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण हो गए, इन लोगों ने ये बात को डिमांड रखा कि बिहार को बंगाल से सेपरेट स्टेट करने के बाद ही बिहार में विकास आ सकती है। और इसीलिए एक तो जो कारण होगा बिहार को बंगाल से सेपरेट स्टेट बनाने का, वो कारण हो जाएगा निग्लेक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। और दूसरा साथ ही साथ एक कारण ये भी था कि अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बिहार बंगाल से हमेशा सेपरेट था। जो मुगल्स थे, और मुगल्स में भी अकबर ने बिहार को कॉन्कर किया था। ये भी सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैड मेड बिहार द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। इनमें से कौन मुगल शासक हैं जिन्होंने पहली बार बिहार को मुगल सल्तनत का पार्ट बनाया? आपके आंसर होंगे अकबर। और अकबर के टाइम पे भी बिहार जो था, इट वाज अ सेपरेट प्रोविंस। बंगाल एक सेपरेट सूबा होता था, बिहार एक सेपरेट सूबा होता था। तो ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखा जाए तो बिहार की आइडेंटिटी, बिहार की पहचान बंगाल से अलग थी।
सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए, कल्चरली भी देखा जाए, तो बिहार की कल्चर और बंगाल के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, डिफरेंस है। और जब मुगल्स टूटने लगे और मुगल्स के टूटने के बाद जब बंगाल के नवाबों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो उसी में से एक बंगाल के नवाब थे, नवाब सुजाउद्दीन। मैं नाम फिर से रिपीट कर देता हूं, नवाब सुजाउद्दीन। नवाब सुजाउद्दीन बंगाल के वो पहले नवाब थे जिन्होंने बिहार को बंगाल का पार्ट बनाया था। इससे पहले बिहार की आइडेंटिटी, बिहार की पहचान बंगाल से सेपरेट थी। और इन्हीं तर्कों को लेकर कौन कौन सा तर्क हो गया? तो पहला, बिहार को निग्लेक्टेड स्टेट में रखा गया। दूसरा, बिहार की संस्कृति बंगाल से अलग है। और तीसरी, बिहार की पहचान ऐतिहासिक रूप से भी बंगाल से अलग थी। इन तीनों के डिमांड, इन तीनों कॉजेस को लेके बिहार इंटेलिजेंस या बिहार के बुद्धिजीवी जो थे वो बिहार को बंगाल से सेपरेट स्टेट बनाने की बात कर रहे थे। तो जिस तरह सवाल था कि इनमें से कौन बिहार को सेपरेट स्टेट बनाने की बात 1906 से संबंधित है, तो ये तीनों आंसर आपके हो गए और जो आंसर था आपका वो था मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन रिलेटेड है आपका बीबी का मकबरा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स, इनमें से कौन से मुगल शासक हैं जिन्होंने बीबी का मकबरा बनाया, जिसको साउथ का, दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। तो एक तो क्वेश्चन आप यहीं पे याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट भी है कि दक्षिण भारत का ताजमहल, साउथ का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। और प्रश्न पूछ रहा है कि बीबी का मकबरा किसने बनाया है? योर आंसर वुड बी औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब वो मुगल शासक है जिसने बीबी का मकबरा बनाया था। ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और बीबी का मकबरा बनाया गया था बाय औरंगजेब इन द फॉन्ड मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो औरंगजेब की जो वाइफ थी उनका नाम है दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम को रबिया दुर्रानी भी कहते हैं, दो नाम था उनका, रबिया दुर्रानी। तो दिलरास बानो बेगम या कहें रबिया दुर्रानी के रिमेम्बरेंस के याद में 1660 में, 1660 में ये बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई थी और 1678 1678 में आके ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी। तो इनमें से किस मुगल एम्परर ने बीबी का मकबरा बनाया? योर आंसर वुड बी औरंगजेब। बीबी का मकबरा के अलावा एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन औरंगजेब का और है, वो है बादशाही मस्जिद। तो जिस तरह से सवाल आया कि बीबी का मकबरा किसने बनाया, हो सकता है सवाल ये भी आ जाए कि बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद अभी पाकिस्तान में है, कि बादशाही मस्जिद को किसने बनाया था? अगेन योर आंसर वुड बी औरंगजेब। सो दैट वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वी विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। और पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1928। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में प्रकाशित हुई थी। पहला स्टेटमेंट ये है और ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, इन दिस रिपोर्ट देयर वाज अ डिमांड टू मेक इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। और इस रिपोर्ट में ये बात रखी गई थी कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा करें तो पहली बात तो ये कि जो नेहरू रिपोर्ट है ये 1928 में आया है और नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया है मोतीलाल नेहरू ने। ये याद रखिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किसने किया था। तो नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट इसलिए किया था क्योंकि उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किंगहेड, अगर आप ब्रिटिश हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखिएगा तो एक वाइसरॉय होते थे। वाइसरॉय जो होते थे ही वाज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो वाइसरॉय होते थे वो भारत के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो वाइसरॉय के इनपुट को पेश करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जो क्राउन होता था उसको भारत के विषय में, भारत की गतिविधियों के विषय में पता चलता था। तो जब नेहरू रिपोर्ट जब आया उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे लॉर्ड बर्किंगहेड। मैं फिर से नाम रिपीट कर देता हूं, लॉर्ड बर्किंगहेड।
तो लॉर्ड बर्किंगहेड ने एक चैलेंज थ्रो कर दिया था कांग्रेस के लीडर्स पे, क्योंकि कांग्रेस के लीडर जो थे वो साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। साइमन कमीशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 1928 में 1928 में साइमन कमीशन आते हैं और साइमन कमीशन को लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के प्रोविजन के तहत। और साइमन कमीशन जो 1928 में आई थी, इसका पुरजोर विरोध किया गया था। और इसका पुरजोर विरोध इसलिए किया गया था बिकॉज साइमन कमीशन वाज एन ऑल वाइट मेंबर कमीशन। साइमन आयोग में जितने भी सदस्य थे सारे यूरोपियन थे, कोई भारतीय थे नहीं। और इसलिए जो उस समय के इंडियन लीडर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि साइमन कमीशन फिर से एक छलावा होने वाला है। भारतीयों की बात करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया है, लेकिन कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन इस कमीशन में है नहीं, और इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है, यूपीएससी में 2-3 बार ये सवाल भी आए हुए हैं कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था। तो साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हो रहा था बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट मेंबर कमीशन, कोई भी भारतीय इस आयोग के सदस्य नहीं थे। तो जब साइमन कमीशन का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा था, तो उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किंगहेड, उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया कांग्रेस के नेताओं पे कि अगर आप लोगों को साइमन कमीशन से इतनी ही दिक्कत है तो आप लोग खुद की एक संविधान बना लीजिए, और वो ऐसा संविधान बनाइए जो भारत के सभी समुदाय के लोगों को एक्सेप्टेबल हो, मान्य हो। ये चैलेंज थ्रो किया था लॉर्ड बर्किंगहेड ने, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। अब नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रोविजंस थे, जैसे पहला प्रोविजन था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। तो नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं। जो सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि इन दिस रिपोर्ट देयर वाज अ डिमांड टू मेक इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये गलत है। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। दूसरा डिमांड था आपका कि इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। तीसरा था फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। फोर्थ था कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुसलमानों को 1909 के एक्ट के तहत मिली हुई थी, उसका विरोध किया था। और उसने सेपरेट इलेक्टोरेट के जगह नेहरू रिपोर्ट ने रिजर्वेशन की बात की थी कि मुसलमानों को, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे देना चाहिए और उन एरियाज में देना चाहिए जहां वो माइनॉरिटी में है, जहां वो अल्पसंख्यक है। तो ये कुछ सुझाव थे नेहरू रिपोर्ट के। अब नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया था, नेहरू रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट किया गया था। तो ये भी सवाल आता है कि नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था। तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध 2 व्यक्तियों ने किया था। पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो इनके फादर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को बनाया है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था डोमिनियन स्टेटस के सवाल को लेके। उस समय जवाहरलाल नेहरू युवा नेता थे और उनका मानना था कि डोमिनियन स्टेटस अब हमारा कांग्रेस का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और चूंकि डोमिनियन स्टेटस नेहरू रिपोर्ट में मेंशन था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट किया था। और दूसरा जो क्रिटिसिज्म आया था नेहरू रिपोर्ट का, वो आया था मोहम्मद अली जिन्ना से। मोहम्मद अली जिन्ना, अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेहरू रिपोर्ट मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट को बंद करना चाहता था, इसको जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑब्जेक्ट किया है। तो जो सवाल था कि नेहरू रिपोर्ट में क्या बातें सही हैं, तो पहला बात कि ये 1928 में लाया गया, सही बात है। इस रिपोर्ट में भारत को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाने की बात की गई, ये गलत है। इसमें रिपोर्ट में क्या था डिमांड? डोमिनियन स्टेटस का, और इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ओनली 1। सो योर आंसर वुड बी सी। तो 86 का आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है 87, और 87 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट टुक फर्स्ट। इनमें से कुछ घटनाएं दी गई हैं और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन घटनाओं में से सबसे पहले घटना कौन सी हुई। पहला दिया हुआ है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ईयर है 1931। दूसरा है आपका सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में स्टार्ट होगा डांडी मार्च के बाद। और पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरकार ने गांधी को इनवाइट किया ही नहीं था, तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो थे वो गए नहीं थे। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को नहीं बुला के कहीं ना कहीं सरकार, ब्रिटिश सरकार, गांधी जी का राजनीतिक कद कम करना चाहती थी, उनकी पॉपुलैरिटी कम करना चाहती थी।
और जब गांधी जी साइडलाइंड हो गए, जब उनको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रण नहीं दिया गया, इनविटेशन नहीं दिया गया, तो गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा। और वही जो मूवमेंट है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 से लेकर 1931 तक चलेगी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो खत्म होती है गांधी इरविन पैक्ट से। इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वाइसरॉय थे, और वो और गांधी जी ने मिलकर एक पैक्ट, एक करार साइन किया था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 1931 में ये करार साइन हुआ था। इसी पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट दोनों एक ही चीज है। 1931 में साइन की गई थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था, और जिसके अंतर्गत ये भी बात थी कि अब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किए भी, और वहां पे उन्होंने अपना डिमांड जो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो रखा था पूर्ण स्वराज का, क्योंकि कांग्रेस का डिमांड पूर्ण स्वराज, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस 1929 से बन जाता है। 1929 का सेशन कांग्रेस का लाहौर में हुआ है, और ये काफ़ी हिस्टोरिक सेशन है, काफ़ी ऐतिहासिक सेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो लाहौर सेशन 1929 में हुआ है, और लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर सेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज से, डोमिनियन स्टेटस से कन्वर्ट करके पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रखा गया था। तो 1929 से कांग्रेस का लक्ष्य आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, और इसी डिमांड को लेके गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में अपनी बातों को रखते हैं। ब्रिटिश सरकार उनकी बात मानेगी नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट बी इन एनी पोजीशन टू प्रोवाइड कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू कांग्रेस एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम, और इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो कांग्रेस की बात मानेगी नहीं, एंड गांधी जी विल कम एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ गांधी जी लौटेंगे। इसी बीच में क्या होगा कि जो वाइसरॉय होंगे, वाइसरॉय का तबादला हो जाएगा। लॉर्ड इरविन चले जाएंगे, और लॉर्ड इरविन के जगह एक नए वाइसरॉय आएंगे, लॉर्ड विलिंगडन। और लॉर्ड विलिंगडन क्या करेंगे कि लॉर्ड विलिंगडन इरविन की सारी नीतियों को बदल देंगे। जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खाली हाथ आए तो उन्होंने नए वाइसरॉय से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन विलिंगडन वॉज एडमेंट दैट ही विल नॉट मीट गांधी, और विलिंगडन और गांधी की मुलाकात नहीं होती है। जिसके उपरांत गांधी जी जो हैं वो ये चेतावनी देते हैं कि अगर वाइसरॉय उनसे नहीं मिलेंगे तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी इरविन पैक्ट से खत्म हुआ है उसको फिर से वो रिज्यूम कर लेंगे। और ये थ्रेट देने के बाद सरकार क्या करेगी, गांधी के इस थ्रेट की वजह से गांधी जी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लेगी, और इमीडिएटली अरेस्ट करके इनको डाल देगी यरवड़ा जेल में। गांधी जी के अरेस्ट होने की बाद से फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो द्वितीय चरण था, और द्वितीय चरण स्टार्ट होगा 1932 से 1934। तो ये जो है कि सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आप देख रहे हैं, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1932 टू 1934। थर्ड है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह का टाइम पीरियड है 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह के विषय में मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट इज अ लिमिटेड सत्याग्रह। लिमिटेड सत्याग्रह कहने का अर्थ है कि ये एक ऑल इंडिया सत्याग्रह नहीं है। अगर आप ध्यान से साल को देखेंगे तो 1940 से पहले 1939 होगा, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। 1939 टू 1945 ये टाइम पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन से कंसल्ट किए हुए, बिना कांग्रेस से कंसल्ट किए हुए, या फिर किसी इंटेलेक्चुअल इंडियन से कंसल्ट किए हुए इंडिया को डिक्लेयर कर दिया एज अ पार्टी टू द वॉर। तो बिना किसी सलाह मशवरे के जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया कि इंडिया को भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी पार्टी है वॉर की। अब इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखिएगा तो एक तरफ जापान भी है जो जर्मनी और इटली के साथ लड़ रहा है, और जापान जो है वो पूर्वी क्षेत्र से, ईस्टर्न एरिया से एक के बाद एक ब्रिटिश कॉलोनी को ऑक्यूपाई करते चला जाएगा। चाहे वो बर्मा हो, चाहे सिंगापुर हो, ये सबको जापान कैप्चर करते रहेगा। और ऐसा लग रहा होगा कि युद्ध के फर्स्ट स्टेज में जापान, जर्मनी और इटली जो होगी वो वॉर जीत जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस होगी उसके अंदर ये बेचैनी आएगी कि अगर कहीं ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी के बाद जापानीज कॉलोनी बन जाए। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती भी है कि इंडिया जो है वो कल के डेट में जापानीज कॉलोनी बनने वाली भी होगी, तो कम से कम जो इंडियंस हैं
उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इस स्थिति को रेसिस्ट कर सके। और गांधी जी के ऊपर ये प्रेशर बनते रहेगा कांग्रेस के अंदर कि साहब आप एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन कीजिए। लेकिन गांधी जी का ये मानना होगा कि जो 28 महीने की सरकार इससे पहले चली थी 1937 टू 1939, इस 28 महीने की सरकार में कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस की जो संगठन है वो बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है और ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके का मास मूवमेंट, जन आंदोलन शुरू करना सही नहीं होगा। और गांधी जी 1939 तक उनका मत, उनका विचार यही रहेगा कि पहले हमें कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कोई मास मूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन युवा नेता कांग्रेस के उस समय जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो कॉन्टिन्यूअस प्रेशर गांधी जी पे देते रहेंगे कि साहब अब जन आंदोलन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जन आंदोलन के लॉन्च होने के बाद ही जो आवाम है, जो मासेस हैं, उनमें ये शक्ति इतनी आएगी कि कोई भी पॉसिबल जापानीज इन्वेजन को वो लोग रेसिस्ट कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट यूथ लीडर के प्रेशर की वजह से गांधी जी क्या करेंगे कि मास मूवमेंट नहीं करेंगे बल्कि एक लिमिटेड मूवमेंट करेंगे, और उसी लिमिटेड मूवमेंट का नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही जो चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के होंगे वो होंगे ब्रह्मदत्त। तो आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त, ये पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। और इन सत्याग्रहियों का काम क्या होगा? एंटी वॉर स्पीच देना। जगह जगह ये लोग जाएंगे और ये लोग जाके लोगों को एंटी वॉर स्पीच, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विरोध में स्पीच देंगे, और ये इनकरेज करेंगे इंडियंस लोगों को कि आप लोग किसी भी तरीके का समर्थन ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश हुकूमत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मत दीजिए। तो 1940 से 1941 तक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलेगा, और इसलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह का टाइम मैंने आपको 1940 लिखा। नेक्स्ट है वर्धा प्रपोजल। वर्धा प्रपोजल इसका टाइम पीरियड है 1939। वर्धा जो है, वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद वर्धा जो होगी वो गांधी जी की हेडक्वार्टर बन जाएगी। क्योंकि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी साबरमती आश्रम छोड़ने से पहले ये डिक्लेयर कर दिए थे कि जब तक हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिलता है तब तक हम वापस साबरमती आश्रम आएंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में ख़त्म हुआ और पूर्ण स्वराज जो था वो मिला नहीं, तो इसीलिए गांधी जी वापस साबरमती जा नहीं सकते थे, और ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने अपना राजनीतिक गतिविधि, पॉलिटिकल एक्टिविटी वर्धा, महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया, और 1930 के बाद से जो गांधी जी का हेडक्वार्टर वो वर्धा में हो गया। अब वर्धा प्रपोजल यहां लिखा हुआ है, तो वर्धा प्रपोजल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड प्रपोजल है। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 हुआ, और बिना इंडियंस लोगों के पार्टिसिपेशन के डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया को एज अ पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के संगठन में एक मीटिंग बुलाई गई कि भाई सरकार ने तो हमें द्वितीय विश्व युद्ध का एक पार्टी डिक्लेयर तो कर ही दिया है, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड, कांग्रेस का क्या मत होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेके। और इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू को भी बुलाया गया था, सुभाष चंद्र बोस भी थे और महात्मा गांधी थे, और इन्हीं तीनों का जो डिबेट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कि कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समर्थन दे जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत चाह रही है, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समर्थन ना दे, इसी का डिस्कशन जो है दैट इज कॉल्ड एज वर्धा प्रपोजल। और वर्धा प्रपोजल का ईयर हो गया 1939। और जैसा सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट नेशनल मूवमेंट का पहले हुआ है, तो बोर्ड में आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 87, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 88। और 88 क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग्स टाइम। ये कुछ घटनाएं दी गई हैं और इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय की नहीं है। पहला है रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सही है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1857 के रिवोल्ट के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल हैं और पहले वाइसरॉय हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट जो होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो एक एक्ट लाएगी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारत की जो व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चली जाएगी ब्रिटिश हुकूमत के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्लेस्ड अंडर द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो गवर्नर जनरल होते थे पहले वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम होते थे, उनका टाइम खत्म हो जाएगा और गवर्नर जनरल के जगह एक से नए पोस्ट का निर्माण होगा जिसको हम लोग वाइसरॉय कहेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल हैं और भारत के पहले वाइसरॉय भी हैं, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है रिवोल्ट ऑफ 1857 ये सही है। दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज, ये भी सही है। ये तीनों यूनिवर्सिटी बॉम्बे, मद्रास या कलकत्ता की यूनिवर्सिटी 1857 में बनेगी। ठीक है, अब इसमें आपको वुड्स डिस्पैच पढ़ना है। अगर आप राइज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें वुड्स डिस्पैच है। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं। 1854 में ये आया था। तो उसी के तहत फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में। और वुड डिस्पैच का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी था कि वुड डिस्पैच ने एजुकेशन व्यवस्था को सिस्टमेटाइज कर दिया था कि हर एक आपको गांव में एक वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, हर एक शहर में आपको एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल होना चाहिए और एक कॉलेज होना चाहिए, और ये कॉलेज एफिलिएटेड होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। और हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में, सारे टाउन में नहीं, हर एक प्रेसिडेंसी टाउन में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये सब रिकमेंडेशन वुड डिस्पैच का था। और उसी रिकमेंडेशन के उसी सुझाव के अंतर्गत 3 यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी टाउन जो थे उस समय बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1857 में। तो 1857 में भी जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये घटना भी लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है। तीसरा है फर्स्ट दिल्ली दरबार, ये गलत ऑप्शन है। पहला दिल्ली दरबार जो है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे नहीं हुआ है। पहला दिल्ली दरबार जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे होगा। देखिए 3 दिल्ली दरबार हैं इंडिया में। एक तो है 1877, दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा ईयर इंडिया का दिल्ली दरबार से एसोसिएटेड है या नहीं है। तो 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। पहला हुआ है 1877 में, और 1877 में इस समय जो गवर्नर वाइसरॉय होंगे वो होंगे लॉर्ड लिटन, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया था। तो लॉर्ड लिटन। सेकंड है 1903, सेकंड दिल्ली दरबार के समय जो वाइसरॉय होंगे वो होंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जिनका नाम बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल से भी संबंधित है। और तीसरा जो 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ, जिस दिल्ली दरबार में बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाने की मंजूरी दे दी गई, और इस समय 1911 के दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज V जो होंगे वो दिल्ली आए होंगे। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट बनाने की अनुमति इनमें से किस दिल्ली दरबार में दी गई, तो 1911। और 1911 के समय दिल्ली दरबार के जो मतलब कि इस समय जो वाइसरॉय होंगे वो होंगे लॉर्ड हार्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग इन तीनों दिल्ली दरबार में से किसी दिल्ली दरबार से संबंधित नहीं है। और यहां तो पूछ रहा था कि पहला दिल्ली दरबार, तो पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये गलत आंसर है। और इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा इवेंट लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से संबंधित नहीं है, योर आंसर वुड बी सी। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 88। नाउ विल स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंग्लिश डेली ऑफ बिहार वाज, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, द फर्स्ट इंग्लिश डेली ऑफ बिहार वाज कौन सा था? तो इसका आंसर है आपका द बिहार हेराल्ड। हाँ, ए होगा आपका सही आंसर। बिहार हेराल्ड जो है ये 1875 में स्टार्ट किया गया था, और बिहार हेराल्ड को स्टार्ट किया था गुरु प्रसाद सेन ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने स्टार्ट किया था बिहार हेराल्ड, तो गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड को स्टार्ट किया था, और ये 1875 में स्टार्ट की गई थी। ये पहली बिहार की इंग्लिश पेपर थी, और इस पेपर ने ज़्यादातर अपना ध्यान, ज़्यादातर अपना फोकस उस समय बिहार में रहने वाले बंगाली पॉपुलेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए उठाया था। तो उस समय जो बंगाली पॉपुलेशन, जो बंगाली लोग जो बिहार में रहते थे, जो बंगाली जनसंख्या थी, उनके हितों का डिमांड जो था वो इस पेपर ने स्टार्ट किया था। तो योर आंसर वुड बी द बिहार हेराल्ड।
ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एरिया ऑफ सन्यासी रिबिलियन। सन्यासी रिबिलियन का इनमें से कौन सा क्षेत्र था? तो सन्यासी रिबिलियन जो है ये आप पढ़ेंगे सिविल रिबिलियंस में। तो एक चैप्टर है आपको हिस्ट्री में सिविल रिबिलियंस, और सन्यासी रिबिलियन जो चला था ये चला था 1763 1763 टू 1800। ठीक है, ये टाइम पीरियड है सन्यासी रिबिलियन का। अब सिविल रिबिलियन है सन्यासी रिबिलियन। तो सिविल रिबिलियन किसको कहते हैं? तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में है, और बैटल ऑफ बक्सर खत्म होती है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से 1765। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना रूप बदल ली। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल कंपनी थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर की जीत के बाद इनका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि ये पॉलिटिकल पावर में तब्दील होने लगेंगे। एक के बाद एक नए नए एरियाज को ये वॉर के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से जीतने लगेंगे, और जो एरिया अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ रही है उन एरिया में ब्रिटिश जो होंगे वो नए नए बदलाव लाएंगे अपने एडवांटेज के तौर पे। जैसे कि जो एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अब आ गई वहां पे लैंड रेवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का एक ही सोल पर्पस होगा, इंडिया से जितना से ज़्यादा हो सके पैसा वसूलो। तो वो एरिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आती चली गई, उन एरियाज़ ने अपने लैंड रेवेन्यू में एक स्टीप इंक्रीज देखा। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले थी, जैसे राजा थे, जमींदार थे, जिन एरियाज़ के जिनको हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनको बदल दिया। उनके बदले जाने की वजह से उस राजा और उस जमींदार पे जो निर्भर जो उन बहुत सारे लोग थे, जैसे उनकी सेना हो गई, स्कॉलर्स हो गए, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इन चेंजेस की वजह से, इन बदलाव की वजह से जो ट्रेडिशनल सोसाइटी का, समाज का जो फैब्रिक था वो टूटने लगा, और जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नए नए एरियाज़ को जीतती गई, उन एरियाज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी को बगावत भी फेस करना पड़ा। तो वही जो बगावत जो भारत के स्थानीय लोगों ने किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीइंग ईस्ट इंडिया कंपनी अ पॉलिटिकल पावर, दैट फेज इज रिगार्डेड एज सिविल रिबिलियन। तो सन्यासी रिबिलियन जो है वो सिविल रिबिलियन की कैटेगरी में आता है। 1763 से 1800 सन्यासी रिबिलियन का काल है, और सन्यासी रिबिलियन को सन्यासी रिबिलियन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वाज लेड बाय सन्यासीज और रिलीजियस मॉन्क्स। तो इस सन्यासी रिबिलियन का नेतृत्व जो था किसने किया था? तो सन्यासी लोगों ने, और इसलिए इसको सन्यासी रिबिलियन भी कहते हैं। और ये सन्यासी रिबिलियन बंगाल की घटना है। तो योर आंसर वुड बी 91 का सी, बंगाल। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 92। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है? तो एक तरफ न्यूज़पेपर्स के नाम दिए गए हैं। अब न्यूज़पेपर वाला सेक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की अहमियत यही है कि अखबार ने भारत में नेशनल कॉन्शियसनेस को, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसलिए न्यूज़पेपर से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो एक तरफ आपको अखबार दिया गया है, दूसरी तरफ एडिटर दिया गया है। पहला अखबार दिया गया है इंडिया हेराल्ड, और इंडिया हेराल्ड के से नाम संबंधित रखा गया है जवाहरलाल नेहरू का। दूसरा नाम दिया गया है एडवोकेट अखबार का, एडवोकेट के साथ नाम जोड़ा गया है बिशन नारायण का। तीसरा दिया गया है वॉइस ऑफ इंडिया अखबार, और इससे नाम जोड़ा गया है दादा भाई नारोजी का। और चौथा है दिग्दर्शन, और दिग्दर्शन का नाम एसोसिएट किया गया है जेसी मार्शमैन के साथ। और सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है, और योर आंसर वुड बी ए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो पेपर स्टार्ट की थी वो इंडिया हेराल्ड नहीं था, वो नेशनल हेराल्ड था। और यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिया हेराल्ड, तो ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विथ नेशनल हेराल्ड जो पेपर होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट एक पेपर था। एडवोकेट पेपर वाज फाउंडेड बाय, जो संस्थापक थे एडवोकेट पेपर के वो बिशन नारायण थे, और बिशन नारायण के साथ एक और नाम भी जुड़ा हुआ है जो है जीपी वर्मा का। तो हो सकता है दोनों नाम आ जाए। तो यहाँ पे बिशन नारायण एंड जीपी वर्मा ये एसोसिएटेड हैं आपके एडवोकेट पेपर से। तीसरा है वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा, दादा भाई नारोजी का अखबार था। वो दादा भाई नारोजी जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है।
ये काफ़ी सेलिब्रेटेड बुक है दादा भाई नारोजी की, और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैड बीन रिटन बाय दादा भाई नारोजी, और आंसर वुड बी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस किताब में दादा भाई नारोजी ने ड्रेन थ्योरी का जिक्र किया है। और दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, काफ़ी बुजुर्ग थे दादा भाई नारोजी, काफ़ी एजेड थे, इसलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नारोजी का अखबार जो था वो था वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये तो सही आपको पेयर किया हुआ है। लास्ट है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है इसके विषय में आपको बता दूं, दिग्दर्शन पहली बंगाली अखबार है। तो अगर सवाल आया कि विच इज द फर्स्ट बांग्ला न्यूज़पेपर, योर आंसर वुड बी दिग्दर्शन। और दिग्दर्शन जो अखबार था वो श्री रामपुर बंगाल में जो है वहां से प्रकाशित, वहां से पब्लिश होता था। तो दिग्दर्शन इज द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। और ये पेपर कहाँ से प्रकाशित या पब्लिश होता था? योर आंसर वुड बी श्री रामपुर। श्री रामपुर आपका बंगाल में है, और ये वाकई में आपको जेसी जो मार्क्समैन थे वो इस न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे, तो ये वाला पेयर भी सही है। तो इसमें से जो गलत पेयर था वो था ए, तो योर आंसर वुड बी ए। इंडिया हेराल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इज एसोसिएटेड विद नेशनल हेराल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the commission constituted on education in the order of their formation, on the order of their formation। इनमें से जो कमीशन दिया गया है उनको उनके ईयर के आधार पे आप अरेंज कीजिए। और पहला दिया हुआ है हंटर एजुकेशन कमीशन, दूसरा दिया हुआ है सैडलर कमीशन, तीसरा दिया हुआ है राधा कृष्णन कमीशन, फोर्थ दिया हुआ है सार्जेंट प्लान। अब ये जितने कमीशन हैं सारे कमीशन रिलेटेड हैं आपको शिक्षा व्यवस्था से। अगर हंटर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो हंटर एजुकेशन कमीशन का टाइम पीरियड है 1882 से 1883। अगर सैडलर कमीशन की बात करें तो सैडलर कमीशन का टाइम पीरियड है 1917 से 1919। अगर राधा कृष्णन कमीशन की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिपेंडेंट इंडिया से एसोसिएटेड है। राधा कृष्णन कमीशन का टाइम पीरियड है 1948 टू 49। और नेक्स्ट है सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान जो है वो एसोसिएटेड है 1944 से 1944 से। ठीक है, अब इसमें तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा हंटर एजुकेशन कमीशन फर्स्ट के बाद हो जाएगा सेकंड के बाद हो जाएगा फोर्थ के बाद हो जाएगा थर्ड। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी 1 2 4 3 ये आपका सही जवाब है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 93 इज बी। अब इन कमीशन के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे हंटर एजुकेशन कमीशन है, तो हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 और 83 में लाया गया था वुड्स डिस्पैच के, जो वुड डिस्पैच आया था उसको स्टडी करने के लिए। और हंटर एजुकेशन कमीशन ने कुछ सिफारिशें की थी। जैसे पहले हंटर एजुकेशन कमीशन ने इस बात पे बल दिया था कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो हंटर एजुकेशन कमीशन ने सरकार पे प्रारंभिक और सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सटेंड करने का बात कहा था। सैडलर कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो सैडलर कमीशन बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, लेकिन बाद में इस कमीशन का जो सुझाव था वो बाकी के विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू कर दिया गया था। और सैडलर कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से ही पटना यूनिवर्सिटी भी बनी थी। तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था, और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे 7 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। उसमें से एक यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय भी है जो 1917 में बनी है। और अगर आप देखिए तो सैडलर कमीशन का जो टाइम पीरियड है वो 1917 से 19 है। नेक्स्ट है राधा कृष्णन कमीशन 1948 से 1949, और आजाद भारत की जो शिक्षा की नींव जो है वो इस कमीशन पे रखी गई थी, राधा कृष्णन कमीशन। नेक्स्ट है सार्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान 1944 में बनाया गया था, और सार्जेंट प्लान के अंतर्गत अगेन जो शिक्षा है, हायर एजुकेशन को 2 भागों में, लिटरेरी और एकेडमिक में बांट दिया जाए, ये रिपोर्ट थी। तो ये एक ब्रीफ झलक मैंने आपको बताया, ये सारे एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड। बहरहाल जो प्रश्न था, जो क्वेश्चन था वो ये था कि इन कमीशन को उनके ईयर के आधार पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट योर करेक्ट आंसर वुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हु एस्टैब्लिश रामकृष्ण सोसाइटी इन बिहार। रामकृष्ण सोसाइटी जो बिहार में बनाई गई उसके संस्थापक कौन थे? नाउ द पॉइंट इज यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ रामकृष्ण सोसाइटी एंड रामकृष्ण मिशन।
दोनों दो चीज है। रामकृष्ण सोसाइटी एक सीक्रेट सोसाइटी है। सीक्रेट सोसाइटी मतलब कि क्रांतिकारियों का संगठन है। तो क्रांतिकारी जो होते थे, जो रेवोल्यूशनरीज हम लोगों को नेशनल मूवमेंट में पढ़ना है, तो जो क्रांतिकारी होते थे वो सीक्रेट सोसाइटी अपने हेडक्वार्टर के तहत काम करते थे। अभिनव भारत जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटी है जो बनी थी बाई वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटी है। उसी तरीके से कुछ क्षेत्रीय सीक्रेट सोसाइटी होगी और उसमें से एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी है रामकृष्ण सोसाइटी। रामकृष्ण सोसाइटी आपको 1906-1907 में बनाई जाएगी और रामकृष्ण सोसाइटी पटना में बनाई जाएगी। और रामकृष्ण सोसाइटी के जो फाउंडर होंगे वो होंगे बाबा जी ठाकुर दास। बाबा जी ठाकुर दास जो हैं वो आपको बिहार के क्रांतिकारी हैं, बिहार के रेवोल्यूशनरी हैं, एंड इन्होंने ही रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम देखें वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी ऑफ बिहार वॉज कॉल्ड एज महापंडित। महापंडित की संज्ञा इनमें से किस प्रसिद्ध पर्सनालिटी को दिया गया है? पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, सेकंड है राहुल संकृत्यान, थर्ड है श्यामनंदन मिश्रा, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो अगर आप हिंदी साहित्य में थोड़ी सी रुचि अगर आप रखते होंगे तो आप जानते होंगे कि राहुल संकृत्यान जो हैं वो आपको साहित्यकार भी हैं। राहुल संकृत्यान का नाम आपको पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। राहुल संकृत्यान ने एक अहम भूमिका निभाई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में, खासकर जब आपको ये एंटी चौकीदारी टैक्स का जब बात चल रहा था। बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी है, उसमें भी राहुल संकृत्यान जी का योगदान है और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं राहुल संकृत्यान जी। और इसीलिए इसमें जो नाम है कि इनमें से किसको महापंडित कहा गया है, तो महापंडित कहा गया है राहुल संकृत्यान जी को। ठीक है। नेक्स्ट तो आपका जो आंसर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो 1891 में आया हुआ है। विथ रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कंसीडर द गिवन ऑप्शन। दिस एक्ट केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन। ये एक्ट जो है वो लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया। ये सही या गलत? ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड इरविन हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखा है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ? 1930। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया है? तो 1891 में। तो दूर दूर तक इरविन है ही नहीं। जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था उस समय जो वाइसरॉय होंगे वो होंगे लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये जो है कि ये एक्ट लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया, ये गलत है। दूसरा है, बाय दिस एक्ट, इस कानून के आधार पे मैरिज ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स वाज प्रोहिबिटेड। ये बिल्कुल सही है जी। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत जो मैरिजेबल एज था वो 10 से बढ़ा के 12 कर दिया गया था। पहले शादी करने की उम्र 10 साल थी। 1891 में इस एक्ट के अंतर्गत एज जो ऑफ मैरिजेबल एज था उसको 10 से करके 12 कर दिया गया। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। और क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर आंसर वुड बी योर आंसर वुड बी ए, ओनली 2। ठीक है जी। पहला इसलिए गलत है क्योंकि लॉर्ड इरविन नहीं होंगे, लॉर्ड लैंसडाउन होंगे जब ये एक्ट आया था। तो ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगेन आपको 1931 में बनेगी। देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनी है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी है। तो पहले बिहार में आपको समाजवादी सोशलिस्ट विचारों को फैलाने के लिए एक पार्टी बनाई जाएगी जिसको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा जाएगा। और इसमें जयप्रकाश नारायण एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे और इसमें जो सेक्रेटरी बनेंगे वो बनेंगे कौन? जयप्रकाश नारायण। तो आपके जो आंसर हैं कि हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो जयप्रकाश नारायण है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज और याद रख लीजिएगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों दो पार्टी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखिए कि किस विषय में पूछा जा रहा है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित क्वेश्चन है या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगर क्वेश्चन में रहा तब आपका ईयर 1934 होगा, और अगर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से पूछा गया तो आपका जो आंसर वो 1931 होगा और जयप्रकाश नारायण इसके सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, हु लेड द कांग्रेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन मुंगेर। मुंगेर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्टिविटी को किसने लीड किया? एंड योर आंसर वुड बी श्री कृष्ण सिंह।
98 का जो आंसर है वो है ए। अब श्री कृष्ण सिंह जी का नाम आप जानते होंगे। श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं वो आज़ाद भारत के पहले बिहार के सीएम हैं, और श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं वो सेकंड प्रीमियर ऑफ बिहार भी रहे हैं। तो श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं वो बिहार के फर्स्ट सीएम हैं और बिहार के सेकंड प्रीमियर हैं, और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी सक्रिय थे। मुंगेर से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी जो है, जो चितरंजन दास के द्वारा बनाई जाएगी, तो बिहार में जो स्वराज पार्टी के जो ब्रांचेज होंगी, जो शाखाएं होंगी, उसको भी व्यापक रूप से ज़्यादा फैलाने में भी योगदान श्री कृष्ण सिंह जी का ही था। ये क्वेश्चन इनफैक्ट आया हुआ अभी बीपीएससी में कि स्वराज पार्टी की जो शाखाएं थी वो बिहार में इनमें से किस लीडर्स के पार्टिसिपेशन की वजह से या एक्टिव रोल की वजह से इंक्रीज हुई थी। अगेन योर आंसर वुड बी श्री कृष्ण सिंह जी। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कांग्रेस की गतिविधियों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुंगेर से कौन नेतृत्व लीड कर रहा था, योर आंसर वुड बी ए, श्री कृष्ण सिंह जी। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच्ड नहीं है। पहला पूछ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के पार्टीशन का डिक्लेरेशन, घोषणा 1905, बिल्कुल सही है। पता है आप लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन जो होंगे वो वाइसरॉय होंगे, और बंगाल का विभाजन उन्होंने उस समय भारत में पनपने वाली नेशनल सेंटिमेंट्स, राष्ट्रवादी चेतनाओं को क्रश करने के लिए किया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 सही है। और इसी बंगाल के विभाजन के बाद जो एक मूवमेंट होता है वो स्वदेशी मूवमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट के लॉन्च का कारण क्या था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड है हंटर कमिटी फॉर्म्ड 1920। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918। चौथा है सॉन्डर्स असैसिनेशन 1928। सॉन्डर्स, आपको पता है कि सॉन्डर्स जो हैं इनकी हत्या, सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद मिलकर करते हैं, क्योंकि सॉन्डर्स के ऑर्डर पे ही लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, शेरे पंजाब भी कहते हैं, जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो सॉन्डर्स के ऑर्डर्स पे ही लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज होता है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत 17 नवंबर 1928 में हो जाता है। तो लाला लाजपत राय जी पे लाठी चली थी 16 अक्टूबर 1928 को। डेट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में डेट्स भी आ जाते हैं। तो लाला लाजपत राय जी पे लाठी चढ़ी है 16 अक्टूबर 1928 को, लेकिन लाठीचार्ज की वजह से इमीडिएटली उनकी डेथ नहीं हुई है। लाला लाजपत राय जी का अगर डेथ पूछेगा कि कब डेथ हुआ है तो 17 नवंबर 1928। और चूंकि लाला लाजपत राय जी पे लाठी चलाने का हुक्म सॉन्डर्स ने दिया था, इसलिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, सुखदेव नहीं, ये तीनों मिलके सॉन्डर्स की हत्या कर देंगे 1928 के 17 दिसंबर को। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 सही है। डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 सही है। हंटर कमेटी अभी हम लोगों ने देखा कि 1900, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू 1882 में बनी है, और इसीलिए इसमें 1920 जो दिया हुआ है वो गलत है, और इसलिए योर आंसर वुड बी 100 का बी। ठीक है जी, हंटर कमेटी फॉर्म। तो ये आपका नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, विथ रेफरेंस टू हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑफ बिहार, बिहार के ऐतिहासिक डिटेल की दृष्टि से चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बिहार के इतिहास की दृष्टि से आपको ये एनालाइज करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द फर्स्ट मेंशन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार फाउंड इन शतापथा ब्राह्मणा। शतापथा ब्राह्मणा में पहली बार जियोग्राफिकल एरिया जो है वो बिहार का बताया गया है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। या यूं कहे कि बिहार का उल्लेख सबसे पहले शतापथ ब्राह्मणा में हुआ है। शतापथ ब्राह्मणा बेसिकली आपको यजुर्वेद का ब्राह्मणा है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चारों वेदों की अपनी अपनी कमेंट्री है। तो यजुर्वेद का जो कमेंट्री है वो है शतापथा ब्राह्मणा। दूसरा पूछ रहा है बिहार हैज बीन कॉल्ड कीकट इन ऋग्वेद। बिहार को कीकट कहा गया है ऋग्वेद में। ये जो मैं पहला क्वेश्चन महाजनपद का डिस्कस कर रहा था उसी में मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वैदिक ब्राह्मण्स थे वो लोग बिहार के लोगों को प्योर आर्यंस नहीं मानते थे और उनको कीर्ताज या कीकट कहते थे। तो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट सही है। तीसरा है मगध महाजनपद इज फर्स्ट मेंशन्ड इन यजुर्वेद।
मगध महाजनपद को पहली बार यजुर्वेद में उल्लेख मगध महाजनपद का मिलता है, ये सही या गलत है? तो ये गलत है। मगध महाजनपद और अंगा महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, ना कि यजुर्वेद में। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगध महाजनपद इज फर्स्ट मेंशन इन यजुर्वेद, ये गलत है। इसके जगह अगर अथर्ववेद होता तो ये सही है। और तो इसीलिए आपका ये जो होगा, क्या बोलते हैं, सी का स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा। और क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो योर इनकरेक्ट विल बी सी। तो योर करेक्ट आंसर, मतलब किसमें से जो गलत स्टेटमेंट था वो है सी। मगध महाजनपद का सबसे पहले फर्स्ट मेंशन जो है वो यजुर्वेद में नहीं है, बल्कि वो अथर्ववेद में है। So this was question number 101. We will switch to the other question. The other question is, who was the ruler of Karnat dynasty? कर्नाट डायनेस्टी का वो कौन सा शासक था जब बिहार पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ है? कर्नाट डायनेस्टी जो है वो मिथिला क्षेत्र में रहती, मिथिला एरिया में कर्नाट डायनेस्टी रूल करती थी। और इसका जो आंसर होगा कि जब कर्नाट डायनेस्टी का रूलर इसमें से नरसिम्ह देव थे, ठीक है। तो कर्नाट डायनेस्टी मिथिला जो अभी क्षेत्र है वहां पे एक डायनेस्टी थी, और कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर थे नन्यदेव, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो थे नन्यदेव। लेकिन जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, उस समय कर्नाट डायनेस्टी का राजा था नरसिंह देव, और बख्तियार खिलजी ने कर्नाट डायनेस्टी के नरसिंह देव को हराया था। जैसा कि नाम पूछ रहा है कौन थे कर्नाट डायनेस्टी के रूलर, तो योर आंसर वुड बी नरसिम्ह देव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 102 इज ए। स्विचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शेर शाह सूरी गेट द फोर्ट ऑफ पटना बिल्ट? शेर शाह सूरी ने पटना का जो किला है वो कब बनवाया? अब शेर शाह सूरी आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी जो है वो अगेन ही इज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। एंड शेर शाह सूरी जो होंगे उन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि शेर शाह सूरी ने कौन सी उपाधि ली थी। तो शेर शाह सूरी ने जो टाइटल ली थी वो थी हजरत आला। ये भी आप लोग जान ही लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि हजरत आला की टाइटल किसने ली थी, तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी जो है वो सूरी डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और शेर शाह सूरी का जो एजुकेशन हुआ था वो हुआ था जौनपुर में। तो जौनपुर में शेर शाह सूरी ने पढ़ा था। जो राजधानी थी शेर शाह सूरी की वो सासाराम थी। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कब इन्होंने शेर शाह सूरी ने पटना का किला बनवाया? आंसर है जो ऑप्शन दिया हुआ है 1541, 1556, 1538 या नन ऑफ दीज। और इसका आंसर आपको होगा 1541, 103 का ए, 1541। ये आपको बैटल ऑफ जो हुमायूं के साथ उनका लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ चौसा 1539 में। बैटल ऑफ चौसा के बाद का ये घटना है। तो 1541 में उन्होंने पटना का किला बनाया शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर द कैपिटल ऑफ बिहार वाज मेड बाय मान सिंह, सूबेदार ऑफ बिहार। जब मान सिंह बिहार के सूबेदार थे, और मान सिंह जो हैं वो अकबर के टाइम पे बिहार के सूबेदार होंगे, क्योंकि अकबर जो है वो पहला मुगल रूलर है जिसने बिहार को मुगल का पार्ट बनाया था। तो जब बिहार मुगल का पार्ट बन जाएगा तो फिर बिहार को चलाने के लिए गवर्नर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और मान सिंह आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा मान सिंह का नाम। तो मान सिंह जो थे वो अकबर के मतलब कि काफ़ी करीबी आपको कमांडर थे, और उनको बिहार का मनसबदार या सूबेदार भी बनाया गया था। और जब मान सिंह बिहार के सूबेदार थे तब उन्होंने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है मुंगेर, रोहतास, होशंगाबाद, मोर देन वन ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर वुड बी रोहतास। तो मान सिंह के समय बिहार की राजधानी, जब मान सिंह गवर्नर थे तो उस समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, विच क्लास लेड टू द नोनिया रिबिलियन इन बिहार? नोनिया विद्रोह जो बिहार में हुआ उसको किस वर्ग के लोगों ने लीड किया था? एंड योर आंसर वुड बी सॉल्ट पेटर क्लास। देखिए, नोनिया जो था, नोनिया एक कम्युनिटी थी, नोनिया एक समुदाय थी जो तिरहुत एरिया में रहती थी, बिहार के तिरहुत क्षेत्र में। और नोनियाज जो थे वो पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से गन पाउडर, सॉल्ट पेटर जो होता था वो बनाते थे। और हुआ ये कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने नोनियाज लोगों को ये फोर्स करके रखा हुआ था कि वो अपना गन पाउडर किसी और पावर को नहीं देंगे। वो अपना गन पाउडर अगर बेचेंगे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को। अब नोनियाज लोग गन पाउडर बना रहे हैं, विस्फोटक सामग्री, और उसको बेचने का अधिकार किसको सिर्फ बेच सकते हैं नोनियाज लोग? तो ब्रिटिश लोगों को। एक और पावर थी उस समय फ्रेंच
फ्रेंच लोग नोनियाज लोगों के सॉल्ट पेटर को, मतलब कि जो एक्सप्लोसिव्स थी उसको खरीदना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो नोनियाज लोगों को अपना सॉल्ट पेटर या अपना गन पाउडर फ्रेंच लोगों को बेचने नहीं देती थी। और ब्रिटिश सरकार जो गन पाउडर को खरीदती भी थी नोनियाज लोगों को, तो नोनियाज लोगों को उस गन पाउडर का एक्यूरेट प्राइस नहीं मिलता था, जिसकी वजह से नोनियाज लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी। और जब नोनियाज लोगों से ये नहीं सहा गया, जब नोनियाज लोगों ने कहा कि हमारा गन पाउडर हम किसी को भी बेचे, और जब ब्रिटिश सरकार ने नोनियाज लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की, तो नोनियाज लोगों ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बगावत कर दी। इसी को नोनिया रिबिलियन कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नोनिया रिबिलियन को के बिहार जो हुआ उसको किस क्लास ने लीड किया, योर आंसर वुड बी सॉल्ट पेटर। सॉल्ट पेटर मतलब गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, हुज टुम्ब इज सिचुएटेड एट सासाराम इन बिहार। सासाराम जो है बिहार में, उसमें किसके मकबरे हैं? पहला है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह वाज अगेन द सन ऑफ शेर शाह। दूसरा है शेर शाह, तीसरा है अब्दुल गफूर। तो इस्लाम शाह सूरी का भी टुम्ब है सासाराम में, और शेर शाह सूरी का भी टुम्ब है सासाराम में। तो योर आंसर वुड बी डी। 106 का करेक्ट आंसर होगा डी। एंड दिस ब्रिंग्स एंड टू योर हिस्ट्री सेक्शन ऑफ प्रयास टेस्ट सीरीज। आशा करता हूं मैं कि जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया उससे आप सेटिस्फाइड होंगे, और आपके आने वाले आगामी क्वेश्चंस में भी ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ राहुल सहाय। थैंक यू।